ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टर्म फर्स्ट के लिए, और चैप्टर रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बढ़िया वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, एंड इवन किस बुक से मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही बोलूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज, क्या कहलाता है? मतलब कोई एक कंडक्टर है आप लोगों के पास, ठीक है, और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आप उसे क्या बोलेंगे? सिंपली पता है, आप उसे क्या बोलोगे भैया? इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई टी होगा। क्या होगा? Q बाई टी मीन्स I इज इक्वल टू, अगर चार्ज वेरिएबल है तो आप dQ बाई dt को लिख सकते हो। सो आंसर क्या होगा आप लोगों के पास? इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन नो करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन नो करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा? इनमें से चार ऑप्शन हैं और चार में से कोई एक आपको आंसर करना है। तो देखो, पहला इन्होंने बोला है द फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। फिर है द एवरेज स्पीड ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट जीरो। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट इज नॉन जीरो। तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बतानी थी। तो आंसर इसका सीधा सीधा सही है। इन्होंने बोला कि नो करंट है, नो करंट बोल रहा है, नो करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर। तो इसका मीनिंग है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। क्या होगी? जीरो होगी। कई बच्चे इसका डी ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे नॉन जीरो लिखा हो, अगर जीरो लिखा होता फिर हम इस डी को भी बोल देते, बट यहाँ पे आंसर जो होगा वो आप लोगों के पास सी होगा। क्या होगा आंसर? सी होगा। क्लियर है बेटा? फटाफट से बता दो। ओके, चलिए तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस बुक से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए उस बुक को एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी बुक से हम यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। तो वो है भाई आप लोगों के पास ये बुक, जो कि क्या है, गुरुकुल सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। ये टर्म फर्स्ट के लिए क्लास 12th, एंड इसमें ये साइंस स्ट्रीम को कंप्लीट करता है। आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ रही हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, इंग्लिश भी है इसके अंदर, फिजिकल एजुकेशन भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एंड मैथमेटिक्स भी है। मतलब एक के अंदर आप लोगों को काफ़ी जो है मतलब क्वेश्चन मिल रहे हैं। खास बात क्या है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल रहा होगा, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसके अंदर। जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है, आप लोगों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसके एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है। और अभी उसके बाद जैसे अगर हम देखें तो उसके बाद जैसे हमारे पास फिजिक्स के आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही 7 चैप्टर फिजिक्स के खत्म होते हैं तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा शुरू हो जाता है, जो कि है इसके अंदर हमारे पास केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिर इसमें मैथमेटिक्स भी आता है, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये दी बेस्ट बुक है, और इसको अगर आपको खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेंगी। और बहुत बढ़िया बुक है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, देख सकते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के पास। यहाँ पे केस स्टडी भी है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन भी है। एक बुक और सारा काम तमाम, ठीक है। तो ये दी बेस्ट बुक है, आप यूज़ करना चाहें तो खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, रिपल्शन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयन, और कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। तो सिंपल है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से होती है? आप लोगों के पास मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जब हम क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से हम अप्लाई करते हैं तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली है मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा आप लोगों के पास। तो आंसर जो है आप लोगों के पास वो कितना भैया? बी है। कितना है? बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास फोर्थ, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है?
ओहमिक, ओहमिक होता तो लीनियर होता ग्राफ, तो इसलिए ये सिंपल सा है कि लीनियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो और यहाँ पे ये एक सेमी कंडक्टर की जो है करेक्टरिस्टिक्स है, तो आप बोल सकते हो ये क्या है, एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है। क्या है ये? नॉन ओहमिक कंडक्टर है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, इफ ए करंट ऑफ 5.5 एम्पियर फ्लोज इन ए 60 वोट लैंप, मतलब पावर आप लोगों को दी हुई है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पावर आप लोगों को दी है जो कि क्या है 60 वोट है, करंट आप लोगों को दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर है, देन द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का मतलब आप लोगों को आई इंटू टी करना है। तो सबसे पहले फिर इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 घंटे दिए हुए हैं, तो मतलब टाइम तो दे दिया है। ठीक है, टाइम दे दिया आप लोगों के पास 2 आवर्स, जो कि क्या बन जाएंगे 2 × 60 × 60, क्योंकि सेकंड बनाना पड़ेगा तो ये बनेगा 7200 सेकंड बन गया आप लोगों के पास। तो भैया आप लोगों के पास क्यू निकालना है और टी आपको आ चुका है, तो इसका मतलब आई निकालना है पहले। तो आई कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, तो आई यहाँ से निकल जाएगा, P/V से निकल जाएगा। ठीक है, हमें आई सॉरी निकालने की जरूरत नहीं है, आई दे रखा है, सॉरी आई तो दे ही रखा है, तो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये बन गया Q इज इक्वल टू आई कितना है 0.5 × 7200। ओके, तो 0.5 का ये 10 नीचे लग गया, ये इससे कट हो गया, तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना 0.03600। तो इसमें आंसर हुआ आप लोगों के पास कितना हुआ, डी हुआ। तो चार्ज की बात कर रहे थे तो कूलम हो गया, चार्ज की बात कर रहे थे तो कूलम हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है आप लोगों को, ये था हमारे पास 5वां क्वेश्चन। 6 क्या कहता है, 6 है द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑल ऑफ सडन चेंजेस एट 400 केल्विन। तो चेक कर लेते हैं, देखो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है। कॉमन सी बात है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और वो जल्दी जल्दी टक्कर लगा रहे होंगे एक दूसरे को। तो जब टक्कर जल्दी लग रही है, कोलिजन जल्दी हो रहा है, तो इसका मतलब उनके बीच का जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम वो घट रहा है। तो टेम्परेचर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज, मतलब आप लोगों को नंबर पूछे जा रहे हैं। तो नंबर कैसे निकालते हैं हम, n इज इक्वल टू क्यू ई से निकालते हैं। तो सॉरी नंबर्स निकालने हैं तो नंबर लिखेंगे Q/E से, क्यों, क्योंकि Q हमने लिखा था NE, क्वांटाइजेशन जो हमने पढ़ा होता है। ठीक है, चलिए अभी Q को कैसे लिख सकते हैं, Q को I इंटू टी से लिख सकते हो, नीचे हो गया दिस। तो I कितना है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर करेंगे। टाइम कितना है, टाइम 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड हो गया। नीचे हो गया आप लोगों के पास क्या, E की वैल्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एक चीज है ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 × 1/16, 16 का जो मतलब 1.6 है उसका जो 10 है वो ऊपर लग गया, तो यहाँ पे 10 हो गया, और जो 19 है वो चला गया ऊपर। यहाँ से एक जो 0 है मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे 100 कर देता हूँ और इसको 18 कर देता हूँ। अरे 1 मिनट रुकिए, इरेजर ले लेते हैं, इसको मैं 18 कर देता हूँ, इसको कर दिया मैंने 18। तो ये बन गया आप लोगों के पास 100/16। जब इसको आप सॉल्व करते हो मतलब, ठीक है, तो वो आंसर कौन सा होगा, दिस होगा। क्लियर है, इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना है, 25/4 को सॉल्व करना है, तो वो बनेगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, और क्या पूछा गया था आपसे, नंबर, तो इसकी यूनिट आप लोगों के पास देख लीजिएगा क्या बनती होगी, समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, A metal wire is subjected to a constant potential difference. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity of the electron in it क्या होगी। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली बात VD का फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या होगा, कैपिटल E टाउ बाय M होगा। ठीक है, ये चीज हुई। इन्होंने क्या बोला है, ए मेटल वायर,
is subjected to a constant potential difference. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity of the electron in it क्या होगी? बेटा एक चीज़ है, ध्यान से सुनना, जब टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज। तो ये देखो यहाँ पे जो वी डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ की है, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज। और साथ में थर्मल वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी भाई आप लोगों के पास, वो जाएगी इंक्रीज। वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एक्साइट हो रहे होंगे, जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, तभी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है कम होगा। ओके, सो आंसर इज बी आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th। यहाँ पे बोला क्या गया है, आपसे निकालना क्या है, आपको बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसमें लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और नंबर डेंसिटी को कैपिटल एन से शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ई से, टाउ को टाउ से, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से, और जो मास है उसको एम से। तो भाई आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया, तो रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं रेजिस्टेंस को रो एल बाय ए से। रो को कैसे लिख सकते हैं, रो को हम लिख सकते हैं एम अपॉन एन, स्मॉल एन, बट यहाँ पे उसको कैपिटल एन का नाम दिया गया है, तो एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो गया एल ए। सो आप लोगों के पास एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये हो गया ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। सो आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ आयरन इज आर। मतलब जो रेजिस्टेंस है वायर है किसकी, आयरन की, उसका रेजिस्टेंस है आर। इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड देन, अगर इसका रेडियस और लेंथ दोनों को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, ठीक है, मतलब हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, समझ गए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसकी इफ द इट्स लेंथ एंड रेजिस्टेंस बोथ आर डबल्ड, अगर मैं रेजिस्टेंस को भी डबल, लेंथ को भी डबल कर दूं, रो एल हो गया ये, नीचे रेजिस्टेंस को भी क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो ये होगा 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पाई तो रहेगा ही रहेगा, 4 आर स्क्वायर, मतलब ये बन गया आप लोगों के पास क्या, 2/4 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/2 हो गया। तो 1/2 हो रहा है तो मतलब ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। पुराने वाले का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे हाफ वाला कौन सा है, द रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। क्यों अनचेंज क्यों लिखोगे, क्योंकि वो थोड़ा डायमेंशन पे डिपेंड करता है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे। सो आई होप कि जितनी चीज़ें अभी तक हमने की हैं वो सारी की सारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर इज क्या होगी। देखो आप लोगों के पास एक कंडक्टर होता है इस तरीके से, इसमें हम यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर देते हैं, मतलब फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मतलब बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप लगाते हैं तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप में बन जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहाँ जाना शुरू होंगे, वो नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव अगर इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं ना, तो ये भी सही है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, हम डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे वही तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ऑल ऑफ दिस, तो आंसर इज सीधा सा कौन सा, ऑल ऑफ दीज जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, द टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल का मतलब इनका रो जो है वो सेम रहने वाला है, हैविंग रेडियाई इन द रेशो 1:2 and carry current in the ratio 4:1. The ratio of the drift speed of the electron in A and B is, देखो दो वायर दी आप लोगों को, एक है A और एक है B, A and B आप लोगों को दो वायर दी हुई है, ठीक है। एक वायर है उसमें आप लोगों को रेडियस का, मतलब एक बार आपको रेडियस के बारे में बताया गया और एक बार में आपको करंट के बारे में बताया। तो इसका मतलब हमें करंट के बारे में ही बात करनी होगी और जहां पे ड्रिफ्ट स्पीड आ रही होगी वहां पर हमें बात करनी होगी, मतलब हमें I इज इक्वल टू ANEVD वाली रिलेशन को याद करना होगा। तो
तो जैसे अगर मैं I1 लिखूं तो ये होगा A1 का मतलब पाई R1 का स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर NE VD1 हम कर देते हैं, क्योंकि ये तो निकालना है हमें। नीचे हो गया I2, ये क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर NE VD2 हो गया। सो पाई से पाई कैंसिल। और क्या दिया हुआ आप लोगों को? I1/I2 रेशियो दिया हुआ है 4/1, तो इधर तो आ जाएगा 4/1। और R1 R2 का ये भी दे रखा रेशियो, तो ये बन गया 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, NE से NE कैंसिल, तो VD/1/VD2 दे रखा, तो ये बन गया 16/1 इज इक्वल टू VD1/VD2 हो गया। तो आंसर इस कितना सा? दिस हो गया अभी आप लोगों के सामने। क्लियर है? सो एक बार फटाफट से सभी बच्चे देख लीजिएगा एंड फटाफट से कमेंट करिए, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी नंबर है अपने 13वें क्वेश्चन का। तो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? अभी ध्यान से सुनना। व्हेन ए करंट I इज सेट अप इन ए वायर ऑफ रेडियस R, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD। मतलब जब एक करंट I जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस टाइम कितनी है? VD है, और रेडियस उस टाइम उस वायर का R है। इफ द सेम करंट इज सेट अप थ्रू ए वायर ऑफ रेडियस 2R, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, क्या होगी? देखो, सबसे पहली बात, जो VD है उसका रिलेशन लिखते हैं E τ/m, बट यहाँ पर हमारे पास एरिया नहीं है तो इसी रिलेशन को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे VD और एरिया के बीच में कुछ एक रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम सीधा सीधा क्या करेंगे? यहाँ पे सीधा, एक मिनट, यहाँ पे हम VD नहीं लिखेंगे, हम करेंगे I इज इक्वल टू ANEVD। तो इससे हमें एक बात पता लग रही है कि जो VD है वो VD और एरिया में इस तरीके का रिलेशन है, मतलब VD 1/πr² आप बोल सकते हो, R²। अब इन्होंने बोला है कि इफ द सेम करंट इज सेटअप थ्रू वायर ऑफ रेडियस 2R, ठीक है, सेम करंट सेटअप हो रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, क्या होगी? सिंपल सी बात है, क्या होगी? वो VD/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? VD/4 हो जाएगी। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए, फटाफट से। देखो, एक सिंपल सा तरीका, अगर हम यहाँ से VD निकालते हैं तो ये बनेगा I/ANE, ठीक है, और एरिया मतलब पाई R², तो ये हो गया पाई R का स्क्वायर, ये चीज़ होगी। अब नया लिखा हमने, तो वो क्या कर रहा है? I/πNE, और R को 2 कर रहा है, डबल कर रहा है, तो ये हो गया 2 का मतलब 4R²। तो ये जो चीज़ है, ध्यान से देखना, ये जो चीज़ I/πNE और R², ये तो पुरानी चीज़ है जो कि VD है, तो मतलब नीचे कौन है? 4 है, तो इसका मतलब आंसर इज VD/4। नहीं, VD जो है वो क्या है? VD/4 है। सो आंसर आप लोगों के पास 30। क्लियर है? सो आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं अच्छे से। और अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कहता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज, क्या होती है? देखते हैं। द थर्मल स्पीड ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, the speed with which a free electron emerge out of the conductor, the average speed acquired by the electron in any direction, the average speed of the electron between successive collision in the direction opposite to the applied electric field। यही तो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आंसर सीधा सीधा सा कौन सा? डी भाई। जिन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब डेफिनेशन में ही होते हैं, उनको बार बार सॉल्व थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर, वो किस तरीके से होती है? तो वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही तो होती है, मतलब उसके अगेंस्ट ही तो होती है। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल इज दिस, क्या होगा? वो हमें समझना है। तो ध्यान से देखना, हमें एक रिलेशन पता है, R इज इक्वल, ये कलर दिखेगा नहीं, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। R इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा T। तो अभी R कितना दिया हुआ है? 5 ओम। R0 नहीं पता हमें, 1 + अल्फा डेल्टा T 50 डिग्री, कितना? 50 डिग्री, क्योंकि यही तो दे रखा है हमें, हम यही मान के चल रहे हैं। उसके बाद दूसरा 7 ओम, R0 हमें नहीं पता, तो 1 + अल्फा, सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल की सेम की बात कर रहे हैं। तो 50 डिग्री की जगह अब कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5/7 इज इक्वल टू 1 +
अल्फ़ा 50 बाय 1 प्लस अल्फ़ा 100 दिस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के पास बच चुकी है। तो बस इसके बाद तो इसको सॉल्व ही करना है अपने। ठीक है, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 7 प्लस 35 यस 350 बनेगा, और फिर उसके बाद बनेगा यहाँ पे कितना 5 प्लस 500 अल्फ़ा। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 500 अल्फ़ा माइनस 350 अल्फ़ा, तो ये बनेगा 2, और ये हो गया आप लोगों के पास 150 अल्फ़ा। तो हमारे पास बनने वाला है 2 बाय 150 अल्फ़ा। तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए, 2 बाय 150, इसको जल्दी से सॉल्व करिए एंड आंसर बताइए। मेरे ख्याल से आंसर जो होगा वो होना चाहिए यहाँ पे 2 है ऊपर, नीचे है 150, तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों के पास मेरे ख्याल से आंसर 0.013 होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट करना, सोल्व आपको इस तरीके से ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू ए कॉपर वायर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 2 वोल्ट देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल क्या होगी। ओके, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली आप लोगों को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या होगी। हमें दो फॉर्मूले पता है, VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाय M पता है, या फिर हमें पता I इज इक्वल टू ANE VD हमें पता है। I क्या होता है, V बाय R, I तो V बाय R होता है ना, मतलब यहाँ पे जो अगर I हम वहाँ पे V लिख सकते हैं क्योंकि V बाय R होता है ना, ये I जो है वो V बाय R है, तो इसका मतलब VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर आपने V को 2V किया तो वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, डबल हो जाएगी, जो इनिशियल होगी उससे डबल हो जाएगी। क्लियर है, बताइएगा जल्दी से, फटाफट से, जल्दी। स्टार्टिंग में V वोल्ट है, बाद में कितनी हो जाएगी अगर डबल कर देते हैं, तो डबल मतलब डबल 2 हो जाएगी भाई। ठीक है, सो आंसर इज आप लोगों के सामने कितना A सोल्व है का। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, बहुत आसान है। ए वायर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, इफ ए स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो अभी करके हटे हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, ANE VD होता है। VD क्या बनेगा, 1 बाय A बनेगा, मतलब अगर A इंक्रीज हो रहा है तो VD डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, A से B जाते हुए एरिया इंक्रीज हो रहा है, A से B जाते हुए एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है A से B डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है ना भाई, एरिया A से, यहाँ देखो छोटा सा एरिया है क्रॉस सेक्शनल और यहाँ पे बड़ा एरिया हो चुका, तो A से B मतलब एरिया इंक्रीज हुआ। अगर ये चीज इंक्रीज हो रही है तो ये चीज डिक्रीज होगी, सो डिक्रीज फ्रॉम A टू B, डिक्रीज फ्रॉम A टू B आप लोगों के सामने आ गया। तो ये हुआ 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। यहाँ पे आप लोगों को V दे रखा है कितना, 10 वोल्ट, इज अप्लाइड टू ए कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर है। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को दे दी जो कि है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होगी। देखो मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला हमें पता है VD बाय E होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे VD दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ, तो E कैसे निकाल सकते हैं, E को हम V बाय L से निकाल सकते हैं। तो V कितना है, 10 वोल्ट, L कितना है 0.1 मीटर, इसका 10 ऊपर लग गया तो मतलब 100 ही आ गया। तो VD की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻⁻⁴ थी, और नीचे आ गया 100, ये 100 भी ऊपर चला गया, यहाँ पे हो गया -2, तो 2 × 10⁻6 जो हो गया वो आंसर आ गया। सो वो कितना होगा, ये होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करिए, ABCD क्या है वो अपने आप ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ एक कैलकुलेशन की है। देखिए 2 × 10⁻⁴ दिया हुआ था, नीचे 100 है, वो ऊपर जाएगा तो 10⁻6 ही बनने वाला है। ठीक है, 19th क्वेश्चन कहता है ओम्स लॉ डिपेंड ऑन द रिलेशन बिटवीन, अरे भाई ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है, तो करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस पे ही रहता है वो, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज क्या, कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर हाई होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव आ ही जाएगा, लो होगा तो भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, अगर बदल रहा होगा फिर भी बदलाव आता रहेगा। अगर भाई कांस्टेंट होगा तो ही तो रहेगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा।
देखो आर का रिलेशन होता है रो एल बाय ए। इन्होंने बोला लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल्ड, मतलब रो ये हो गया 2L और ये हो गया 2A, तो ये तो कट गया, तो क्या है विल रिमेन सेम। कैसा रहेगा? सेम ही रहने वाला। भाई उसने सिंपल सी एक बात बोल दी है कि एरिया भी इंक्रीज हो गया, मतलब डबल हो गया, और जो आपका ये लेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है, वो भी डबल हो रही है, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो बराबर चीजें कर रहा है ना, उतनी लेंथ बढ़ा रहा है उतना ही एरिया बढ़ा रहा है, तो वो तो चीज वैसी की वैसी रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। फॉर ए मेटेलिक वायर द रेशो V/I क्या होता है? अरे भाई V/I क्या होता है, मतलब इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस, डिक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस, इंक्रीज और डिक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस, डिपेंड ऑन द मेटल। तो देखो भाई V/I इज इक्वल टू R एंड R डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो R भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस, बट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो R है V/I का रेशो, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर क्या होगी? आप लोगों के पास सबसे पहली बात, जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं? M/N/E² टाउ होगा, ठीक है। इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ वायर, डिक्रीज विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिक्रीज विद द लेंथ एंड इंक्रीज विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सीधा होगा, इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स डैश क्या होगी? टेम्परेचर, लेंथ, मटेरियल और कौन? शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई शेप पे थोड़ा डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, शेप पे तो नहीं डिपेंड कर रहा ना, तो वो सिर्फ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो यहाँ पे आंसर होगा सीधा सीधा सा डी। कितना आंसर होगा? डी, ठीक है। अभी कई बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो फिर इसको क्यों नहीं किया? होने को ये बात भी सही थी आपकी कि सी भी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके दो आंसर नहीं कर सकते हम ऐसे कर सकते हैं कि रो जो होगा मतलब आर जो होगा वो रो L/A होता है, और यहाँ पे जो रो है वो क्या होता है? M/N/E² टाउ L/A होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर इसके दो ऑप्शन करेक्ट करने होते तो हम मटेरियल और डी दोनों को कर देते। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, ए सर्टेन वायर हैज ए रेजिस्टेंस R, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर आइडेंटिकल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट हैविंग ट्वाइस इट्स डायमीटर। ओके, मतलब एक रेजिस्टेंस है R किसी एक वायर का। रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? रो L/A से लिखते हैं, मतलब इसको हम रो L/πr² से लिख सकते हैं, यही है ना, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अभी जब R था तो इस टाइम जो D था, मतलब जो डायमीटर था वो D था, डायमीटर जो था वो D था, तो ये वाला जो R है वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रो L/πd/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R को तो यही लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये बन गया R इज इक्वल टू रो L/πd का स्क्वायर, और 4 चला गया ऊपर, ठीक, इतनी चीज है। अब इन्होंने क्या बोला है? अब इन्होंने ये बात बोल दिया है कि इस डायमीटर जो है वो ट्वाइस कर दिया गया है, मतलब रो L/π जो डायमीटर है वो ट्वाइस हो गया, मतलब जो D है वो 2D हो गया और नीचे 2 था ये दिस, तो ये कट गया, इससे कट गया ना। तो अभी हमारे पास क्या है? ये आया रो L/πd² आया हमारे पास। कितना आया? πd² आया हमारे पास। ओके, तो अभी क्या आने वाला है हमारे पास? हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? भाई पहले वाला हमारे पास 4 टाइम्स है, ये वाला 4 टाइम्स कम है, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से 0.25 R इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लेते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला है? ए सर्टेन वायर हैज ए रेजिस्टेंस R, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर आइडेंटिकल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट हैविंग ट्वाइस इट्स डायमीटर, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि पहले हमने सबसे पहले एक वायर ली D,
मतलब एक वायर जिसका डायमीटर d है, तो जो इसका r होगा वो d/2 होगा ना, स्मॉल r मतलब रेडियस। तो कैपिटल R क्या बनेगा, मतलब रो L/पाई r का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर इज मतलब क्या भाई, r का स्क्वायर है मतलब d/2 का स्क्वायर। तो वो आप लिखो, या तो r का स्क्वायर लिख दो या फिर आप रो L/पाई d/2 का स्क्वायर लिख लो, वो आपकी मर्जी है। अब नया उसने क्या बोला है, नया उसने क्या बोला है भाई, इसने बोल दिया कि अब जो आप लोगों के पास d है वो क्या बन रहा है, वो अब डबल हो गया है। वो क्या हो गया, डबल हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें, देखो अगर हम r को यहाँ पे d/2 लिखते हैं, 2 ऊपर चला गया तो साफ पता लग रहा है कि जो r जो है वो 1/d² है। ठीक है, अब वो d को डबल कर रहा है तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, वो कितना बनने वाला, 0.25 ही बनने वाला है। सो आई होप कि समझ में आ गई हैं चीज़ें। और क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया है। अब आता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r इज क्या, c मतलब कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। सो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा कंडक्टेंस। तो 26 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज, क्या होगी। बेटा मैंने एक चीज़ बताई है तुम्हें, अगर वायर जितनी मतलब जितनी उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है ना तो एरिया उतना घट जाता है। इन्होंने बोला कि R जो होता है वो रो/LA होता है, रो L/A होता है। अब इन्होंने बोला कि वायर जो है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 4 ओम है। ओके ठीक है, अब इन्होंने बोला स्ट्रेच इस तरीके से किया जाता है, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब रो/L। बेटा अगर मैं इस चीज़ को खींचूं, डबल करूं, तो वो कोई ऊपर से तो मटेरियल नहीं आएगा ना इसको लंबा करने के लिए, जो इसका क्रॉस सेक्शन है वही घट के लंबाई बनेगी। ठीक है, तो एरिया हाफ हो जाता है, तो एरिया हो गया हाफ और वो हाफ चला गया ऊपर, तो ये बन गया 4 रो L/A। एंड रो L/A की वैल्यू इज कितनी, 4। सो ये बन गया 4 × 4, सो ये बन गया 16 ओम। कितना बन गया, 16 ओम बन गया। सो इसमें है डी ऑप्शन। क्लियर है। सो ये हो गया आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 27। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 सर्किट एलिमेंट आर शोन इन फिगर, विच ऑफ दिस इज ओहमिक। ओहमिक कौन से होते हैं, जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं वही क्या होते हैं, ओहमिक होते हैं। तो यहाँ पे ओहमिक कौन सा है, ये आप लोगों के पास ओहमिक है। ये कौन सा आप लोगों के पास ओहमिक है, क्योंकि ये लीनियर है। ये कौन सा ग्राफ है, ये आप लोगों के पास लीनियर ग्राफ है भैया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो दिस होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास 9th क्या कहता है, 9th क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इन ए क्लोज्ड सर्किट द वेक्टर सम ऑफ टोटल EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द डैश। देखो किसी एक सर्किट में अगर हम बात करें KCL2 की, तो उसमें क्या होता है, जो इसका EMF होता है या E होता है, V की जगह E लिख सकते हैं, तो वो कहता है सम ऑफ IR, यही तो होता है। ठीक है, तो इसमें सीधा इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। समझ में आई चीजें। इन ए क्लोज सर्किट द वेक्टर सम ऑफ टोटल EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्या, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसका, चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीजें हमने अपने बेसिक लेक्चर जो थ्योरी के लेक्चर उनमें पढ़ रखी है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ इन एनी एनालिटिक सर्किट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अज्यूम्ड अपोजिट देन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। हमने KCL में पढ़ा था कि एक करंट इनकमिंग है और एक करंट आउटगोइंग है, तो एक करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे थे और एक करंट की नेगेटिव ले रहे थे, जो कि अपोजिट थी। तो अपोजिट को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं अभी। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द गैल्वेनोमीटर इन द देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी। तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस तरीके से आप लोगों के पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये कनेक्शन है। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ बैटरी को और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नॉट चेंज। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, नॉट चेंज हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास। क्लियर है सभी। ठीक है, मिल गया। आगे देखिए,
तो ये हो गया आपका 32वां क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन अभी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या होगा। देखो उन्होंने कैपेसिटर के अक्रॉस इसको लगाया है, भी कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया, कैपेसिटर के अक्रॉस एक सेल को लगा दिया, तो ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। जब ओपन सर्किट होता है तो वही ईएमएफ होगा जो एक्चुअल है पहले से, तो वो कितना है, ई है। वो कितना है, ई है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट है, द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ करंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज शोन हेयर, द करंट आई विल बी। सुनो ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दी गई है, इसमें आपको करंट आई की वैल्यू बतानी है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप इजिली निकाल दोगे। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो बेटा यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे 6 गया तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ से 4 यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 5। यहाँ से 6 चल रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है, तो ये बन गया यहाँ पे 8। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो केसीएल फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि यहाँ पे 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 एम्पियर हो जाएगा। और ये हो गया आप लोगों के पास आंसर। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं, बट मजा आ रहा है करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन, किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे, एनर्जी पे। नेक्स्ट है 36, ए मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स। आपको ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना पोर्शन पी होगा और इतना पोर्शन क्या होगा, क्यू होगा। ओके, यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओहम रजिस्टर, ये 10 ओम का रजिस्टर है। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज 52 सेंटीमीटर। नल पॉइंट जो है वो 52 सेंटीमीटर पर है। अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है, द एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द एंड्स ए एंड बी। देखो जब भी एंड करेक्शन आ जाए, जब भी क्या आ जाए, एंड करेक्शन आ जाए, तो इनको आपने अपने नल पॉइंट में ही ऐड कर लेना है। देखो हम लिखेंगे P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ पे P कौन है, L, और Q कौन है, 100 - L, ठीक है। R कौन है, यहाँ पे X है, और S यहाँ पे कितना है, 10 है। तो हम यहाँ पे 52 की जगह क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनना। 52 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 52 + 1 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमारे पास कितना आना था, 48, और उसमें हम कर देंगे 2 ऐड। तो अब इसको आप सोल्व करिए, x/10, तो ये बनेगा 53 बाय कितना, 50, और ये हो गया यहाँ पे 10, और ये हो गया x। तो इससे इसको कट किया तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना, 53 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आई थिंक 10.6 ओहम बनने वाला है। तो आंसर होगा दिस। कई बच्चे यहाँ पे आंसर क्या निकालेंगे, 10.8 निकालेंगे, जो कि गलत होगा क्योंकि तुम यहाँ पे एंड करेक्शन को सही नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट I3 इज इक्वल टू, मतलब आप लोगों को इस ब्रांच में करंट निकालना है। देखो इस ब्रांच में जब I3 आपको निकालना है तो इसका मतलब ये है कि करंट एक तो यहाँ पे जा रहा होगा और एक यहाँ पे जा रहा होगा। तो इस करंट को कुछ भी नाम दे दो, I2 नाम दिया, और इधर वाले करंट को हमने I1 नाम दिया। मतलब इसमें I1 घूम रहा है और इसमें घूम रहा है आप लोगों के पास कितना करंट, I2 करंट। तो हम KCL लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम पहले वाले में KCL लगाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, बैटरी के हम हाई से लो जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -6। फिर हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो फिर हम हाई से लो जा रहे हैं तो -8 लिखेंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो कोई नहीं मिला, बट यहाँ से इधर जा रहे हैं तो हम करंट रजिस्टर के हाई से लो जा रहे हैं, तो फिर भी -28 I1, और उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो इसलिए 0। तो ये बन गया -14 इज इक्वल टू 28 I1, मतलब I1 की वैल्यू इज कितनी, -14/28। तो ये बन गई I1 की वैल्यू इज -1/2, मतलब 0.5 बन गई, -0.5 एम्पियर, ठीक है। अब आप लोगों के पास दूसरे में लूप लगाना है। दूसरे में अगर हम इस तरीके से चलें, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वही -6, ठीक है, -6 क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसके बाद 12 पे जा रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट बैटरी की तरफ जा रहे हैं इधर, तो ये कितना होगा, लो से हाई तो प्लस का होगा, तो ये +12 होगा, ठीक है। फिर इधर कोई नहीं है, इधर हम चल रहे हैं, इधर करंट एंटर कर रहे हैं यहाँ से, और इधर
एग्जिट हो रहा है, तो हाई से लो, तो मतलब -54 और I2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आप लोगों के पास 6 इज इक्वल टू 54 I2, और ये हो गया I2 इज इक्वल टू कितना 6/54। आई थिंक ये 9 पे चला जाएगा, 1/9। तो भाई यहाँ पे देखो जो हमने I3 लिखा है, जो हमने I3 लिखा वो कौन है, I3 जो I1 प्लस I2 का सम है। तो I1 कितना है, I1 इज -1/2, इट इज़ कितना 1/9, तो ये हुआ 18, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना 9, और ये हो जाएगा 2, तो ये बन गया आप लोगों के पास -7/18। -7/18 बनेगा क्या, -7/18 नहीं, कुछ गलती की है हमने, ध्यान से देखते हैं अभी। -7/18 बनना चाहिए, चलो देख लेते हैं। I3 इज द I1 प्लस I2, तो I2 चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो ये हुआ -6, ठीक है, इधर गए तो हुआ प्लस का 12, इधर गए तो -54 और इज इक्वल टू 0 हो गया। ये उधर चला गया तो प्लस का हो गया, और 12 और -6 कितना हो गया, तो ये 6 हो गया सिर्फ, ठीक है। और हाँ 1/9 आना चाहिए, चलो करके देखते हैं। तो I3 जो है वो क्या बनेगा अब, -1/2 प्लस 1/9 बनने वाला है, मतलब 1/9 माइनस 1/I2 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लिया जो कि हुआ 18 बन गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, और यहाँ पे आ जाएगा अब कितना 1/2 ही आ रहा है ना हमारे पास, 1/2 ही आ रहा है, तो ये बनेगा 9, तो -7/18 आना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास आंसर ये वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। -18 आ रहा है हमारे पास, मतलब -7/18 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे गड़बड़ का पता लग रहा है कि देखो आंसर तो देखो -7/18 आने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम इस बैटरी को, इस सेल को अगर रिवर्स करते इस टाइप से, अगर ये इस टाइप से लगा होता है तो हमारा आंसर ये आता है। तो या तो यहाँ पे ऑप्शंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर डायग्राम की प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम यहाँ पर इस गलती को ढूंढ चुके हैं। तो आंसर होगा हमारे अकॉर्डिंग दिस भी -7/18। हाँ, अगर आप, मैंने बोला ना कि अगर इस तरीके से इस 12 वोल्ट के सेल को लगाते हैं तो आपके पास -5/6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, कि मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड, द एरर्स और रिमूव्ड इज क्या होंगे। मतलब जब हम नॉन और अननोन को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो एरर रिमूव होता है वो कौन सा होता है, एंड करेक्शन होता है भाई। कौन सा होता है, एंड करेक्शन होता है। वो क्या होता है, एंड करेक्शन होता है। सो आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलिए, तो अभी बारी है 39th क्वेश्चन की। इसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आई निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर चला और इधर आई जा रहा है, इधर 15 की ब्रांच में जा रहा है और इधर इस साइड जा रहा है। तो हमें यहाँ के करंट नहीं पता, तो इनके करंट को पहले हम नेम रख देते हैं, मतलब नाम कर देते हैं इनका नामकरण। तो इसमें हमने बोला I1 है और इसमें हमने बोला I2 है, ठीक है। इसको ना छोटा सा रब कर देते हैं, देखो भैया। तो इसको हमने बोल दिया कि ये कितना है, ये हमारे पास I1 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे I1 प्लस I2 जो है वो मतलब 1 एम्पियर के इक्वल है, क्योंकि पीछे से 1 एम्पियर आ रहा है। अब हम ऊपर वाले में KCL लगाते हैं, तो जब हम KCL लगाते हैं तो अब क्या मिलेगा आपको। तो अगर मैं हाई से लो जाऊँ, मतलब ऐसे चलूँ, ऐसे लूप लगाऊँ, तो मुझे मिलेगा -60 और यहाँ पे होगा I, और नीचे मेरे पास रेजिस्टेंस कितना होगा 20, और उसमें मैं हाई से कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, लो से हाई जा रहा हूँ, तो वो होगा प्लस का 20 I1 और इज इक्वल टू 0। तो ये बना -60 I इज इक्वल टू -20 I1। तो मतलब ये इससे कट हुआ, ये इससे कट, तो यहाँ पे आ गया कि I की वैल्यू कितनी हुई, I1/3 हुई, I1/3 हो गई। मतलब I1 की वैल्यू आप 3I भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आ जाए नीचे वाले में हमने फिर से लूप लगाया, और लूप में इसी तरीके से लगा रहा हूँ। तो मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, हाई से लो चल रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा -20, क्योंकि 15 और 5 20 हो चुके हैं, तो माइनस, क्योंकि हाई से लो जा रहा हूँ, -20 I1। फिर मैं लो से हाई जाऊँगा, इधर की तरफ मुड़ रहा हूँ ना,
तो मैं लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, तो ये होगा +10I2 इज इक्वल टू 0, मतलब -20I1 इज इक्वल टू -10I2। तो मतलब यहाँ पे ये इससे कट हो गया, तो I2 की वैल्यू कितनी हुई, 2I1 हो गई। ठीक है, टोटल करंट इज कितना, I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखो I प्लस I1 की वैल्यूज कितनी, 3I प्लस I2 की वैल्यूज कितनी, 2I1, और I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यूज 3I है, तो यहाँ पे हो गया 3I इज इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ 1 प्लस 3I प्लस 6I और इज इक्वल टू 1 हो गया। यही बन रहा है ना हमारे पास, तो यही बन रहा है। तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों के पास 6 और 3 कितना हो गया, 9, और एक हो गया 10, तो 10I इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। तो हम लोग I की वैल्यू इस कितनी, 1/10, मतलब 0.1 हो गई आप लोगों के पास वैल्यू, आंसर हो गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 40वां क्या कहता है, ए 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इसको थोड़ा सा रब हमें करना पड़ेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब रब कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है। देखो भाई, अब इन्होंने बोला एक 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड ए 15 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रही है, टू ए वोल्ट मीटर। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल बी। ये एक वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर पे यहाँ और यहाँ 2 सेल लगे हुए हैं, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, एक का 0.6 है और एक का दे रखा है 1 ओम। एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पर ये और ये सेल जो हैं वो अपोजिट लगे हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये अपोजिट है। मतलब यहाँ पे जो नेट हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होंगे या इफेक्टिव ईएमएफ ले रहे होंगे, इफेक्टिव ईएमएफ, तो वो कितना होगा, तो वो तो होगा 15 - 10, मतलब 5 आ जाएगा आप लोगों के पास। कितना आ जाएगा, 5। करंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई, करंट अगर हमें निकालना है तो वो हम लिखेंगे इफेक्टिव ईएमएफ। अब सुनो भी ध्यान से, हमें इसके अक्रॉस निकालना है, क्योंकि रीडिंग इसमें बतानी है ना। V अगर हमें चाहिए तो पहले करंट निकालना होगा, और करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस भी चाहिए। रेजिस्टेंस कौन सा, दिस 0.6, तो यहाँ पे होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होगा ये, इंटरनल रेजिस्टेंस या नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ आ चुका है तो नीचे भी इफेक्टिव होगा, तो मतलब हम यहाँ पे टोटल लेंगे। ठीक है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो होगा I इज इक्वल टू इफेक्टिव मतलब 5, ऊपर का है 1, नीचे का है 0.6, तो ये बन गया 1.6। तो इसको सोल्व कर लेना, ये हमारे पास आ गया I। अब इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल बी। वोल्ट मीटर में रीडिंग बतानी है, मतलब यहाँ पे रीडिंग बतानी है, तो रीडिंग यहाँ पे क्या होगी, V1 होगी, जिसको हम E1 माइनस IR1 से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो भाई E1 कितना है यहाँ पे, E1 तो ये रहा 15 है, यहाँ पे कितना है 15, माइनस I कितना है, I इज 5/1.6 इंटू R1 कितना है 0.6। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और जल्दी से भाई बताइए कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली एंड एक सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दी गई है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर आपको बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर दिया, तो कॉमन सी बात है ये 80 सेंटीमीटर होगा, तो ये P है, ये Q है, तो मतलब 20/80 इज इक्वल टू 55/R। यही तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा दिस, ये होगा 1/4, तो यहाँ पे वो R इज इक्वल टू 55 इंटू 4, तो ये होगा 0 और ये होगा 22, तो आंसर इज दिस। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R ओम। एक को 5 ओम दिखाया गया, एक को R ओम दिखाया गया। When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 0.16 L1, the resistance R क्या होगा। सबसे पहली बात, L और 100 माइनस L दिए हैं, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो इसलिए हम सबसे पहले L1 मानते हैं कि L1 मतलब P की वैल्यू, नीचे 100 माइनस L1 की वैल्यू इज इक्वल टू किसके,
5/r की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि r के व्हेन द रेजिस्टेंस r इज शंटेड विद एन इक्वल, शंटेड का मतलब पैरेलल में ही लगा दें यहाँ पे एक और r, तो ये बनेगा कितना बन जाएगा r इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2r, तो ये इससे कट। ठीक है, तो r/2 हो गया, तो यहाँ पे बनेगा अब जो नल पॉइंट है वो हो गया 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 5/r की वैल्यू अब r/2, 2 चला गया ऊपर, 2 चला गया आप लोगों के पास ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, मतलब हम यहाँ से क्या करें, r की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से हम क्या करें r की वैल्यू निकालें और उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करिए जल्दी से और बताइए फिर आंसर क्या आता है। देखो सिंपल सा तरीका है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालें तो r क्या होगा 5, अरे यार एक मिनट रुकिए, ये पेंसिल को क्या हो रहा है हमारी एप्पल पेंसिल को, देखो ये अगर हम यहाँ पे निकाले r तो ये बनेगा 5 इंटू 100 माइनस L1, नीचे आ जाएगा L1। अगर हम पहली इक्वेशन से यहाँ से r को निकालें, दूसरी इक्वेशन से अगर हम r को निकालते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा r 10 100 माइनस L1 और नहीं 100 माइनस 1.6 आ गया, अब 1.6 L1 नीचे आ गया 1.6 L1। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करो, जैसे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस L1 1.6 L1 और यहाँ पे आ जाएगा 1.6 L1। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो 5 ने तो इसको कट कर दिया, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये बना 100 माइनस L1, नीचे हो गया L1 इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन 1.6 L1। तो बेटा अब तो कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है और आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आ रही हैं और समझ में आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 43rd, द इंस्ट्रूमेंट अमंग द फॉलोइंग विच मेजर द EMF ऑफ ए सेल मोस्ट एक्यूरेटली, तो पोटेंशियोमीटर है क्योंकि वो करंट विड्रॉ नहीं करता है, तो सिंपल सा पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है इन व्हीटस्टोन ब्रिज 3 रजिस्टर हैं PQR एंड कनेक्टेड हैं 3 आर्म में, और जो चौथा है वो S है, और जो S है वो 2 से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है S1 और S1 से, S1 और S2 से, और दोनों पैरेलल में हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो S जो है वो 2 से बना हुआ है, 2 मतलब दोनों पैरेलल में लगे, तो S की वैल्यू कितनी होगी, S की वैल्यू कितनी होगी, S की वैल्यू बनेगी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो मतलब P/Q इज इक्वल टू क्या होगा R अपॉन S1 S2, और यहाँ पे होगा S1 प्लस S2। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू आ चुकी है, तो ये रही हमारे पास, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देन नो करंट फ्लोज थ्रू डैश गैल्वेनोमीटर सर्किट। सिंपल, तो 45वां क्वेश्चन भी हुआ। 5 क्वेश्चन हमारे रहते हैं और सिर्फ 5 या 6 मिनट में ये भी हो जाएंगे, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल डिवाइस फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज, अभी मैंने बताया था कि क्योंकि ये करंट को विड्रॉ नहीं करता। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट यूजेज ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ये नहीं है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि वहां से करंट नहीं निकालता है। ठीक है, सो आंसर इज बी आप लोगों के सामने। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन, कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल, नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ J changes in an exact manner while the current I remain unaffected. The agent that is essentially responsible for it. अरे भाई एक सर्कल दे रखा है, इसमें करंट चल रहा है। ठीक है, हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी इन्होंने बात करी है यहाँ पे J की, तो J क्या होता है, J इज सिग्मा E। तो जब ये करंट चल रहा है तो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से जो E है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से ही ये बनेगा ना, यही चेंज होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बन रहा होगा, जब चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो सिंपल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों के पास 48, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर।
एक मिनट रुकिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, थर्मल वेलोसिटी अलोन, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी एंड नाइदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो भाई यहाँ पे सिंपल था कि कौन सी चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर। तो I इज इक्वल टू ANEVD, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। सो आप लोगों के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन आ जाएगा। थर्मल वेलोसिटी का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49th NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या बोला, ए रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज। स्टूडेंट chooses the standard resistance S to be 100 ohm. He finds the null point at L1 is equal to 2.9 centimeter. He told to attempt to improve the accuracy. Which of the following is a useful way? देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है P/Q इज इक्वल टू R/S लिखते हैं, ठीक है। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पे 2.9 है, नीचे आ जाएगा आप लोगों के पास 100 माइनस 2.9, ठीक है। और इधर यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, ए रेजिस्टेंस R टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज। चलो इसको यूज करना है R। S टू बी 100, तो S जो है वो 100 है। अगर हम 100 में से 2.9 को घटा रहे हैं, अगर हम 100 में से 2.9 को घटा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो 100 2.9 तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 0.1, मतलब 10.9 हो गया तो वो 1 हो गया। और यहाँ पे आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास 927 और ये हो गया 97, ठीक है। 97.1 यही बनने वाला है। तो ये बन गया 2.9 बाई 97.1 इज इक्वल टू R/100, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास R/100 है, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको लिखें ही ना, इसको हम लिखें ना, इसको हम S ही लिख के चलें। क्या लिख के चलें, S लिख के चलें। तो 2.9 का 10 नीचे लग गया और 97.1 का 10 ऊपर लग गया। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास R/S जो है वो क्या हो गया 29/971, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, ये बनेगा आप लोगों के पास 29 को नियरली किस पे कट करो, 3 हो गया। ये 971 जो है हम 29 से कट कर देते हैं, 3 पे कट होगा 8701, फिर हम 3 पे कर देंगे क्योंकि अगर हम 4 से कट करते हैं तो वो 116 कुछ हो जाता है। तो ये 3 पे ही नियरली हमारे पास क्या आया, R/S की वैल्यूज 1/3 आ गई नियरली, ठीक है। देखो R/S 1/33 है। अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू देखें तो वो क्या बनेगी, वो S/33 बन जाएगी और S की वैल्यू 100/33 है। तो वो नियरली किसके इक्वल बनेगी, 3 के इक्वल बनेगी। तो मतलब हमारी जो वैल्यू है, हमें जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चेंज करनी होगी S की। देखो ही शुड चेंज, सॉरी यहाँ से नहीं, हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ही शुड चेंज S to 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। इसलिए हम ऑप्शन नंबर C को करेक्ट करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो कम से कम इतनी तक चेंज होनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो अगर R/S इज 1/33 है तो हमें S की वैल्यू को 33 तक घटाना भी तो पड़ रहा है। तो इसलिए हमें इतनी वैल्यू को चाहिएगा, इतनी वैल्यू को इसको मतलब यूज करना होगा। तो आंसर जो होगा वो S इज इक्वल टू S to 3 ओम होगा, S to 3 ओम होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 सेल दिए हुए हैं, दोनों के EMF 5 वोल्ट और 10 वोल्ट आर एबल टू एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना है। एंड ये NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलिए तो ये थे 50 क्वेश्चन जो हमने किए और इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मैंने आप लोगों को बुक भी बताई है किससे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दी बेस्ट बुक है। खास बात क्या है इस बुक की कि यहाँ पर आप लोगों को एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया और फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप ये वीडियो और सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है।
सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।